नमस्कार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तब और अब हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप जानते हैं कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में जो एक धारा थी, धारा 370, उसको हटाने का ऐलान किया गया और जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। और उसके बाद बीते 1 साल में राज्य में दरअसल क्या बदलाव आया है, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है, लद्दाख में क्या बदलाव आया और क्या वास्तव में जो जमीनी हालत है, क्या जमीन पर वहां पर काम हो रहा है, डेवलपमेंट हुआ है, यही हम आपको इस कार्यक्रम में लगातार दिखा रहे हैं। और आज शुरुआत करते हैं, आपको शोपियां सीधा लिए चलते हैं। शोपियां में ले चलते हैं। लोगों का एक सपना था, एक आधे किलोमीटर का पुल लोग चाहते थे कि वो पुल बन जाए, लेकिन लोगों का 70 साल पुराना सपना था, 50 साल से लोग मांग कर रहे थे, लेकिन अब जाके पूरा हुआ। क्या बदलाव आया, आइए आपको दिखाते हैं इस स्टोरी में। शोपियां कश्मीर का ये नया सेल्फी पॉइंट है। हर शाम यहां सेल्फी लेने वालों का, बाइक पर मस्ती करने वालों का जैसे मेला लग जाता है। हालांकि ये कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, पर लोग यहां आते हैं अपने सपने को हकीकत बना हुआ देखने के लिए। एक ऐसा सपना जो यहां के लोगों ने 70 साल पहले देखा था, पर पूरा अब जाकर हुआ है। क्या खास है इस पुल के देखने आए? सर यहाँ ब्यूटी दिख रही है और क्या, यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है ये सारा। हम चाहते हैं कि हम यहाँ इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ ये पुल बना के। ये हमारा बहुत बड़ा ख्वाब था जो हमारा आज पूरा हो गया। ये जो हमारा माल मवेशी बच्चे यहाँ से स्कूल जाते थे, उनको 20-25 किलोमीटर से दूर जाना पड़ता है। अब बहुत नज़दीक आ गया। हमारे शोपियां जो हमारा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमको वहाँ राब्ता हो गया उसके साथ। कितना पुराना ख्वाब था आपका? हमारे ख्याल से मेरी जब से मैं पैदा हो गया तब से मेरा ख्वाब था ये कब बन जाएगा, लेकिन आज तो वो ख्वाब हमारा पूरा हो गया। ये शोपियां का रिश नगरी पुल है जो शोपियां जिले को कुलगाम और अनंतनाग से जोड़ता है। वट्ठू नाले पर बना ये पुल पिछले महीने ही बनकर तैयार हुआ और अब इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि दक्षिण कश्मीर के लोग 70 साल से ये मांग कर रहे थे कि वट्ठू नाले पर पुल बने, क्योंकि लोगों को 2 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 30 किलोमीटर तक चलना पड़ता था और कई लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही वट्ठू नाले को पार करते। हालांकि ऐसा करते हुए गांव के कई लोग नदी में बह गए। हमारा माल जो पालता है, जंगल में ले जाता है, वो उनका तो बहुत एक हिस्सा इसमें चला जाता था ऐसे पानी में से जब डूबता था। बाकी को गाय मवेशी वगैरह वो भी जाता था इसमें। कुछ कदल से पुल से गिर गए तो खत्म। जो बूढ़े कमजोर और नौजवान वो इन पत्थरों से गिर जाता है। एक दफा हमारे सामने एक लेडीज गिर गया, हमने ऊपर से दौड़ लाया, 15 मिनट वो पानी में घूमा। हम 4 आदमी हम उतरा है, उसको जिंदा ऊपर चढ़ा दिया। ये इतना मुसीबत वाला काम है, हम कितना शुक्रगुजार है। पर लोगों की बरसों पुरानी फरियाद कभी सुनी नहीं गई और जब फरियाद सुनी गई और पुल बनना शुरू हुआ तो बनता ही रहा। करीब आधा किलोमीटर लंबा ये पुल 10 साल तक बनता रहा, पर जब 1 साल पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो बरसों से रेंग रही राज्य की विकास योजनाओं को रफ्तार मिली और रिश नगरी का ये पुल भी बनकर तैयार हो गया। आपने देखा है लोग कितने खुश है। ये बड़ा इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमारा R&D का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो और बहुत खुश, हम भी बहुत खुश है और लोग भी बहुत खुश है कि ये आज तक मिल को पहुंच गया। क्या चैलेंजेस थे इस पुल को? देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब हम यहाँ आए पहले हमने इसका सर्वे किया तो ऐसा लग रहा था पूरा यहाँ पे सुनसान है। तो आसपास के लोगों के से जब हम मिले तो उन्होंने बहुत दाद बदारी दी कि हमारी जानें चली जाती थी, यहाँ पे हमारा लाइफ स्टॉक जाता था। तो हमको भी तड़प बढ़ गई कि काश कब बन जाए ये पुल। दक्षिण कश्मीर का ये सबसे लंबा पुल है। हालांकि पुल सिर्फ आधा किलोमीटर ही लंबा है, पर इसने लोगों के 20 से 30 किलोमीटर के सफर को कम करके
2-3 किलोमीटर कर दिया है। इससे कनेक्टिविटी बन जाएगी और जो मार्केटिंग है वो भी बढ़ जाएंगी। दोनों जो भाई बहन से जुदा था, बहन भाई से जुदा था, वो बिल्कुल करीब आ गई। कितना किलोमीटर का फासला आप लोगों का बच गया? 20 किलोमीटर कम से कम। बिल्कुल, यहाँ से हमें कुलगाम जाना पड़ता था, फिर अनंतनाग, फिर श्रीनगर। यहाँ से श्रीनगर बिल्कुल 20 किलोमीटर की दूरी, मतलब आधा से ज्यादा रोड बच गया, आधा से ज्यादा रोड बच गया। जो ये कुलगाम से जाता था, श्रीनगर जाना था, आधा बच गया इसमें। मतलब किराया भी बच गया, उसमें टाइम भी बच गया। सबसे मेन जो बात है, यहाँ जो मेन टूरिस्ट स्पॉट जो है अहरबल को कनेक्ट कर रहा था। अगर हम अहरबल जाते थे, हमको तकरीबन 30-40 किलोमीटर उधर से जाना पड़ता था। इसको बहुत कम करके 2-3 किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया इन्होंने। हाँ, इतना फर्क पड़ गया। मैं जाता था ऑफिस, तो मुझे ट्रैवल तकरीबन 40 किलोमीटर्स करना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो रास्ता 1 घंटे का था या 1.5 घंटे का था, तो वो रास्ता एग्जैक्टली 15 या 10 मिनट्स का हो गया। तो इससे एक चीज़ ये हुआ, और दूसरी बात जो है वो ये कि आपस में लोग कनेक्ट हो गए, वो बेस्ट तरीके से आपस में। अब यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट से लेके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो रिश्ते हैं, तो वो भी कनेक्ट आपस में हुए, तो ये भी अच्छी बात है। एक पुल ने शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग के लोगों की जिंदगी तो आसान बना ही दी, युवाओं के लिए एक नया पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। शोपियां में ऋषनगरी का ये ब्रिज दक्षिण कश्मीर का सबसे लंबा पुल है, जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ता है। यानी शोपियां को ये पुल कुलगाम से जोड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो इस पुल का सपना या इस पुल की जरूरत 40 से 50 साल पहले महसूस की गई थी। बार बार लोगों ने इसकी डिमांड की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 2012 में पुल के बनने की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद फंडिंग की कमी आ गई, और इस तरह से ये लोगों का जो सपना था लगातार टलता रहा। लेकिन अब ये पुल बनकर तैयार है, और सबसे बड़ी बात है कि इस पुल के बन जाने के बाद जो कुलगाम और शोपियां के बीच की दूरी है, वो कम से कम 20 से 30 किलोमीटर कम हो गई है। यानी इससे पहले लोगों को जब सफर करना पड़ता था, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जहां 1 से 1.5 घंटा लगता था, वहीं अब लोग इस पुल के जरिए 15 से 20 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्पेशल पैकेज आया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नए केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की पहल तेज कर दी है। यह पहला मौका है जब सरकार ने उद्यमियों को औद्योगिक संयंत्र लगाने के लिए 57,000 एकड़ से अधिक जमीन की जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। इनमें से 15,000 एकड़ जमीन कश्मीर घाटी में है, जबकि 42,500 एकड़ जमीन जम्मू क्षेत्र में है। जम्मू से हमारे संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A निष्प्रभावी होने के साथ ही सरकार ने यहां विकास की रफ्तार तेज करने में अपनी पूरी क्षमता लगाई है। अब तक जम्मू कश्मीर में रोजगार के प्रमुख साधनों में कृषि और बागवानी रहा है। सरकारी सेवाओं के अतिरिक्त अवसर अब जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास में संभव हैं। जाहिर है, पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल के औद्योगिक शहरों की तरह जम्मू भी जल्द ही इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, और हजारों लोगों को यहाँ रोजगार के साधन मुहैया हो सकेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का जो मुकुट है, और यहाँ पर जो पहले 370 हटने से पहले जो आतंकवादी गतिविधियों से हम लोग बहुत जूझे हैं, और उसके बाद अभी हमारी एक जो इंडस्ट्री का यहाँ पर एक स्कोप भी है, और इंडस्ट्री लगनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो एक तो टूरिस्ट इंडस्ट्री का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये हमारे लिए अच्छा ही होगा कि हमें रोज़गार मिलेगा, और जैसे कि बेरोज़गारी है यहाँ पे जितने भी लोगों की, वो ख़त्म हो जाएगी, और हमारे सिटी भी मतलब तरक्की करेगा थोड़ा। ये हमारे लिए रोज़गारी
अच्छी चीज़ है, मतलब से यहाँ पे हमारे ये लगना चाहिए, इंडस्ट्रीज वगैरह बाहर से आनी चाहिए। जैसे गुजरात हो गया, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो ये मतलब कि अगर इंडस्ट्री आएगी हमारे यहाँ पे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी सब लोगों को, और यहाँ की इकॉनमी J&K की और इंडिया की इकॉनमी मजबूत होगी हमारी। सरकार के स्पेशल पैकेज और सिंगल विंडो सिस्टम से सभी क्लियरेंस ने उद्यमियों को यहां आकर्षित किया है। इंडस्ट्री लीडर अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करने के लिए जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, फूड पार्क जैसे अहम सेक्टर में निवेश और रोड मैप को लेकर इंडस्ट्री बॉडी CII ने बाकायदा एजेंडा भी तैयार किया है। इसके लिए 57,000 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। जो नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे उसके लिए कौन कौन सा चंक जो है फिजिबल होगा, किस किस जगह पे क्या क्या इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, उसके लिए जो जितनी भी स्टेट लैंड है उसकी फिजिबिलिटी सारी वर्कआउट करने के लिए पहले बैंक बनाना ज़रूरी है, लैंड बैंक बनाना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में हर एक डिस्ट्रिक्ट DM को एक आदेश दिए गए थे कि आप देख लीजिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से आपके पास कोई स्टेट लैंड है जो फिजिबल है प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, 100 कनाल से ज़्यादा के चंक जो हैं वो आप अलग अलग बना के हमें दे दीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं और क्या क्या फिजिबिलिटी उसमें बन सकती है। उसी ज़मीन में हम लोगों ने 36,013 कनाल ज़मीन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर वो हमने चूज़ की है, आइडेंटिफाई की है, और इसकी जानकारी जो है वो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है। तो उसमें अब देखना यह है कि वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स एंटरप्रेन्योर जो बाहर से आते हैं उनको दिखा के, जो आइडेंटिफाई किए हुए पैचेस हमारे 100 कनाल से ऊपर वाले पैचेस, उनको दिखा के उनकी क्या फिजिबिलिटी बनती है, किस तरीके के वो वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स वो लगा सकते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट लगाने हैं या येलो प्रोजेक्ट लगाने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिबिलिटी, वो देख लेंगे। यही इसका एक मकसद था। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट समिट 2020 की बड़ी तैयारी हालांकि कोरोना महामारी के कारण अब तक रुकी पड़ी है। औद्योगिक महकमा अब तक मुल्क के उद्यमियों से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लाया है, लेकिन सबकी नजरें इन्वेस्टमेंट समिट पर हैं, जिसमें कई देशी विदेशी कंपनियों ने जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने का आश्वासन दिया है। आबादी के बढ़ते बोझ के बीच जम्मू कश्मीर ने अब तक निवेश की संभावनाओं को ब्लॉक कर रखा था, जो बढ़ती बेरोजगारी की एक बड़ी वजह थी। नए बदलाव ने विकास के सारे रास्ते खोल दिए हैं। हर जिले में जमीनों को चिन्हित किया है। इससे 3 तरह के फायदे होंगे। पहला, इंडस्ट्री समय पर लग पाएगी क्योंकि जमीन ऑलरेडी पहले से चिन्हित हुई होगी। दूसरा, स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। और तीसरा, इलाके का विकास उस तरीके से हो पाएगा जैसे देश के दूसरे राज्यों का विकास हुआ है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, जम्मू संभाग। दरअसल इंडस्ट्रियल हब बनने से जो रोजगार है वो उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी और इसीलिए युवा इस फैसले से बहुत खुश हैं। और दरअसल पूरे जम्मू कश्मीर में देखें तो 370 हटने के बाद अब युवाओं के लिए रोजगार के नए नए जो हैं अवसर उनके लिए अब आने की तैयारी हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां पर रोजगार के हिसाब से क्या कुछ हो रहा है। जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए रोजगार के मौके जो हैं कैसे खुल गए हैं। अब तक जो है 35,000 स्कूल टीचर जो हैं उनको नियमित कर दिया गया है, ये निर्णय ले लिया गया है। और इसके साथ साथ जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनके लिए एक और बड़ा निर्णय है कि उनकी जो प्रोबेशन टाइम की जो समय सीमा है उसको 5 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। तो एक तरह से ये एक बड़ा फैसला है। और जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए शुरू होगा बड़ा भर्ती अभियान, उसकी तैयारियां चल रही हैं और वो अवसर जल्द आएगा। एक बड़ा भर्ती अभियान शुरू होगा। 25,000 से ज्यादा नौकरियां होंगी सृजित। जी हां, 25,000 से ज्यादा नौकरियां जो हैं उनको सृजित किया जा रहा है। पहले चरण में 10,000 पदों पर होंगी भर्तियां। पहले चरण में 10,000 पदों पर भर्तियां हैं। इन भर्तियों में खास बात यह है कि पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की शिकायत रहती है कि जो है पारदर्शिता नहीं होती और जो जान पहचान है और उससे लोगों को नौकरी मिल जाती है। लेकिन इस बार क्या तय किया गया है कि पारदर्शिता बरती जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में होने वाली भर्तियों में कोई साक्षात्कार नहीं होगा। यह भी एक बड़ा फैसला है, कोई साक्षात्कार नहीं होगा तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में। इसके अलावा उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है।
ये भी एक बड़ा फैसला है जिसकी लोग बहुत सालों से मांग कर रहे थे, तो उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ जो युवतियां हैं उनको भी इस जो ड्राइव है जो उसमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी, जो रोजगार के लिए जो भर्तियां शुरू होंगी। 37 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने की योजना है, हमने आपको स्टोरी भी दिखाई। इन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने से क्या होगा, रोजगार के अवसर यहां भी पैदा हो रहे हैं। इससे अगले 3 साल तक 24,000 लोगों को मिलेगा सीधा रोजगार, 24,000 लोगों को सीधा रोजगार अगले 3 साल में। और इतना ही नहीं है, औद्योगिक जब विकास होगा तो उससे करीब 2.25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये भी एक बड़ा अवसर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो दरअसल इस तरह से रोजगार के अवसर जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं और लोग जो है इसीलिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी खुश हैं और 1 साल में जो डेवलपमेंट हुआ उसको अब उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। आइए अब आपको दक्षिण अनंतनाग दिखाते हैं। युवाओं की हम एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं तो दरअसल किस तरह से वहां के युवा अपना परचम फहरा रहे हैं क्योंकि अब उनको मौके मिल रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में दुरू इलाका है, यहाँ सैनिटाइजर मशीन की जरूरत थी। इस वक्त कोरोना वाला का काल है, हम जानते हैं, और कैसे वहां सैनिटाइजर मशीन जो है खरीदने के जब पैसे थोड़ा कम पड़ गए या मंगाने में समय लग रहा था तो कैसे वहां पर एक मशीन इजाद कर दी और कैसे उसका जिक्र जो उस मशीन इजाद होने की जो खबर है प्रधानमंत्री ने भी कैसे उसका जिक्र किया, आइए आपको दिखाते हैं इस स्टोरी में। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का दुरू इलाका आम जन के लिए कोरोना काल में आत्मनिर्भरता का उदाहरण बन गया है और वजह है ये सैनिटाइजर मशीन। साधारण सी दिखने वाली इस मशीन के निर्माण के पीछे छिपी है असाधारण और प्रेरक इच्छा शक्ति, किसी भी चुनौती को हराने का जज्बा। दरअसल अनंतनाग में म्युनिसिपल प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल को अपने इलाके में सैनिटाइजर स्प्रेयर की जरूरत थी। पता चला कि मशीन दूसरे शहर से लानी पड़ेगी और कीमत भी होगी लाखों में। महामारी के समय में किफायत भी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने खुद ही प्रयास किया और अपने आप स्प्रेयर मशीन बना ली और वो भी केवल 50,000 रुपए में। जब हमने ये तैयार किया तो जो आगे जो म्युनिसिपैलिटी है हमारे जम्मू कश्मीर या म्युनिसिपल काउंसिल, उन्होंने एक ऊर्जा जागी कि किस तरीके से म्युनिसिपल प्रेसिडेंट डूरू इकबाल ने ये मशीन बनाई। हमने एक बनाई, उसके अलावा हमने दूसरी भी रेडी रखी है, 2 बनाई है। उसमें हमने बाज़ाब्ता पर कोई 500 की पाइप जोड़ी है, जिधर भी क्वारंटाइन सेंटर हो या जिधर भी आइसोलेशन सेंटर हो, हम सीधा 300 फुट पाइप वहां तक पहुंचाते हैं और वहां पर सैनिटाइज करते हैं। आगे भी इंशाल्लाह ताला हम ये काम करते रहेंगे। अभी हमने खाली कान से सुनते कि फलानी जगह कोविड की डेथ हो गई है इस इलाके में, जहाँ के ये चेयरमैन है, तो ये उस टाइम हमें लग रहा था कि इसका काम कितना फायदा है इस मशीन का, वो हमें उस टाइम पता चलता था क्योंकि 5 मिनट में सारा इलाका ये सैनिटाइज कर रहे थे इसी मशीन से। ये मशीन अब सिर्फ दुरू ही नहीं, आसपास के सभी इलाकों में इस्तेमाल हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में दुरू म्युनिसिपल कमेटी के मोटिवेशनल काम का जिक्र किया और उनके काम की तारीफ की। प्रधानमंत्री की सराहना मिलने पर मोहम्मद इकबाल खुश हैं। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम और खासकर नौजवानों के लिए ये एक पैगाम है कि वो सूबे को अमन और तरक्की की राह पर आगे ले जाएं। जब से ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया ने मन की बात में इस म्युनिसिपल कमेटी का नाम लिया, इस म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट का नाम लिया, मेरा नाम लिया, मेरे मैन पावर का नाम लिया, हम जानते हैं कि ऑनरेबल पीएम ऑफ इंडिया जमीनी सतह से निकले हुए, ग्रास रूट लेवल से निकले हुए लीडर है। उसको पता है कि जमीनी सतह से किस तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों में, खासकर कश्मीर के लोगों में ऐसा भी टैलेंट नजर आएगा। मगर मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से और जम्मू कश्मीर के खास यंगस्टर जो हमारे इर्द गिर्द यंगस्टर्स बैठे हैं, मैं इनको भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं आपकी वसादत से वो आगे और देश यूटी प्रदेश को आगे बढ़ाए और अपना टैलेंट जाहिर करे। इस घटना से भी स्थानीय युवाओं में नए कश्मीर में कुछ नया कर दिखाने का हौसला बढ़ा है। हम पहले स्टूडेंट से, हम तो पहले इंस्पायर हो ही, क्योंकि हमारे सामने एक आइकन है, एक आइडल हमारे सामने है। तो हम क्या पूरा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरी जो स्टेट है J&K,
तो सब लोग इससे इंस्पायर हो सकते हैं और हो गए भी है। जैसे कि यहाँ पे हमारा लोकल एरिया है क्रीरी, वहाँ पे मतलब बहुत से इनोवेशन हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अपने यूथर्स को कि फ्रंट पे आए, क्योंकि हमारा जो रोज़गार है मिल सकता है ऐसे चीज़ों से। और प्रेसिडेंट साहब को भी मतलब हम साथ दें तो मतलब हम बहुत आगे जा सकते हैं। सैनिटाइजर मशीन की सफलता के बाद अब यहां अन्य प्रयोगों पर भी काम किया जा रहा है और उनमें युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। जो लोग हैं, विशेषकर जो युवा हैं, वो बेहद खुश हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि जो देखरेख है उनके इलाके की वो बेहतर तरीके से है, बल्कि एक जो ये नई सोच है वो उनकी प्रतिभा को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देती हुई दिखाई देती है। उनकी सोच को, उनके भविष्य की सोच को एक नई दिशा देती हुई दिखाई देती है। कैमरामैन सौरभ के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, अनंतनाग। और अब बात करते हैं लद्दाख की जो ऊर्जा सप्लाई है, विद्युत सप्लाई है, उसमें दिन रात का फर्क आ गया है। अब सर्दियों में लोगों को लंबे लंबे पावर कट से नहीं जूझना पड़ेगा। नॉर्दर्न पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ अलची पावर स्टेशन अब लद्दाख वासियों को बेहतर सेवा दे रहा है। यहां उत्पादन होने वाली बिजली अब सीधे फयांग सब स्टेशन में पहुंच रही है, जिसे पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। देखिए अलची से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की खास रिपोर्ट। लेह से 70 किलोमीटर दूर मैं इस वक्त हूँ निम्मू बाजगो पावर स्टेशन पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सिंधु नदी और यहाँ पर जनरेट किया जा रहा है 45 मेगावाट पावर, जो ना सिर्फ लद्दाख को बल्कि कश्मीर को भी सप्लाई किया जाता है। किस तरह से बदलाव आया है यूटी बनने के बाद और कितना पावर सप्लाई में चेंजेस आए हैं, आइए चलिए मेरे साथ और हम बताएंगे आपको किस तरह से बदल गया है लद्दाख। अलची स्थित यह है निम्बी बाग पावर स्टेशन, जो सिंध नदी के उफनते पानी से बिजली का उत्पादन करता है। 59 मीटर ऊंचा और 248 मीटर लंबे कंक्रीट बांध पर बने इस प्लांट की क्षमता है 45 मेगावाट। यूटी बनने के बाद यूटी में पावर सप्लाई 24 आवर हो गया है। लास्ट विंटर में भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई और हमने ये 24 आवर अपना पावर स्टेशन चला करके यूटी के पावर सप्लाई को बरकरार रखा है। निम्मू बाजगो पावर स्टेशन ये इंडस रिवर के हाइड्रो पावर पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए बनाया गया है। इसमें इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 45 मेगावाट है और इसमें 15 मेगावाट की 3 मशीनें लगी हैं। निम्मू बाजगो पावर स्टेशन डैम की हाइट 57 मीटर है। यहाँ के मतलब इवन जो बॉर्डर एरिया पेंगोंग एरिया है वहाँ पर भी हमारी पावर सप्लाई जा रही है। दुर्गम इलाकों में इस प्लांट को चलाने में महिला शक्ति की मदद भी काफी अहम है। ये प्लांट 24 घंटे बिना ब्रेक के काम करता है। भांग बताइए, आप क्या देखते हैं यहाँ पर? हम यहाँ पे पावर हाउस का मेंटेनेंस देखते हैं। और कितनी ड्यूटी रहती है आपकी? 8 से 2 बजे तक, इवनिंग या मॉर्निंग शिफ्ट में बैठते हैं हम लोग। तो जैसे कि आपने सुना, शिफ्ट वाइज ये काम करते हैं और यहाँ पर इस पैनल पे ये मॉनिटरिंग होती है, इसकी रीडिंग से लोग चेक करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है। ये कंट्रोल बोर्ड का एक पैनल है और यहाँ से ये रीडिंग्स लेते हैं। तीनों यूनिट जो है वो यहाँ पर मॉनिटर हो रहे हैं और इसकी रीडिंग्स को ये लोग मॉनिटर करते हैं और कहीं कुछ गड़बड़ हो तो ये अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ से फिर बिजली फयांग सब स्टेशन ट्रांसमिट की जाती है। गैस इंसुलेटेड कोरियन टेक्नोलॉजी से बना इस सब स्टेशन को पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने मुल्क को समर्पित किया था। ये सब स्टेशन श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है, जिसमें फयांग है, इसके पीछे खलसी सब स्टेशन है, उसके आगे कारगिल है एंड देन द्रास। ये चारों सब स्टेशन इस श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट है। ये सब स्टेशन जो है ये लेह, इसके आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसको फीड करता है।
हल्ची सब स्टेशन के साथ कनेक्टेड है, जो हमारा NHPC का जनरेटिंग प्लांट है उसके साथ ये कनेक्टेड है। और वहाँ से जो पावर आ रहा है वो हम लेह सिटी एंड आसपास के एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फयांग सब स्टेशन से फिर बिजली लद्दाख के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है। सब स्टेशन बन जाने से गुजरी सर्दियां यहाँ के गांव वालों के लिए बहुत सुकून भरी रही। घर में टीवी न्यूज देख रहे इन लोगों की जिंदगियां अब काफी बदल चुकी है और जिंदगी में सुकून का एहसास हुआ है। अब विंटर्स में पहले से कितना चेंजेस आया, कितने घंटे आपको बिजली मिलती है? अभी पूरा घंटा आ रहा है सर, लाइट अच्छी तरह से आ रहा है सर। 24 घंटे मिल रही है? हाँ सर, 24 घंटे मिल रहा है। पहले हमारा यहाँ पे लद्दाख में पूरे मतलब 3 या 4 घंटे सिर्फ लाइट आते थे। शाम को आएंगे, कोई 6 बजे आएंगे तो 11 बजे बंद हो जाते थे। अभी जब से NHPC का यहाँ पे मतलब स्टार्ट हुआ तब से हमारा यहाँ पे लाइट में बहुत मतलब लाइफस्टाइल में भी चेंजेस हुआ है। जैसे कि बच्चों को हुआ, बच्चों को पढ़ाई में भी पहले बहुत प्रॉब्लम होते थे लाइट की वजह से, लाइट ना आने की वजह से। अभी तो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक आ रहा है, 24 घंटा लाइट दे रहा है। पढ़ाई करेंगे तो नौकरी भी आसानी से मिलेगी और नौकरी मिलना अब इन लोगों के लिए और भी आसान हो गया है, क्योंकि लगाम अब इनके हाथ में है और ये सीधे केंद्र के टच में है। कैमरामैन संजय जैना और कमलेश के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज ले। तो आपने देखा कैसे लद्दाख में बिजली जो है एक बड़ी समस्या रहती थी, लेकिन अब इस नई पहल के बाद वहां पर लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। सर्दियों में बिजली मिल सकेगी, क्योंकि आप जानते हैं सर्दियों में लद्दाख में माइनस में टेम्परेचर होता है, -20 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। ऐसे में बिजली कितनी बड़ी जरूरत होती है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल आज समय इतना ही है इस कार्यक्रम में, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल आपको कुछ और ग्राउंड रियलिटीज और ग्राउंड से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें दिखाएंगे। फिलहाल नमस्कार। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।